नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम एक बहुत ही अच्छी एक गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके ग्रेजुएशन के बाद जैसे कि बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, साइंस फील्ड से या कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी अच्छी जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक कैरियर विजन होता है कि हमें बैंकिंग जॉब में जाना है। तो हर साल गवर्नमेंट बैंकिंग में बहुत सारी अलग अलग बैंकों की वैकेंसीज डिक्लेयर होती है और बहुत सारे स्टूडेंट उसका प्रॉपर प्रिपरेशन करके और अपनी अच्छी सी जॉब के लिए अपना कैरियर चूज करते होते हैं। तो दोस्तों, हर साल जो अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज आती है, उसमें से जो अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें आज हम एक ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है कुछ दिन पहले, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, पूरे इंडिया में बहुत सारी ग्रामीण बैंक होती है, हर स्टेट में अलग अलग ग्रामीण बैंक है। उसमें हर साल भारत सरकार की ओर से बैंकिंग सेक्टर में हर साल असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट डिक्लेयर होती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो आज अभी हम डिस्कस करेंगे और उसमें कौन सी क्राइटेरिया है, कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और हम एग्जाम शेड्यूल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो उनके टच में कभी ना कभी कोई अवेयरनेस की वजह से रह जाती है। तो दोस्तों, आज हम ये वैकेंसीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको कुछ भी लास्ट में अगर डाउट हो तो आप इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें आप पोस्ट करिएगा, तो आपको हमारी टीम जो है उसका प्रॉपर आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, बात करें आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक, इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छी तरह से अलग अलग गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक बहुत एक स्ट्रक्चर वाइज आरबीआई की ओर से मैनेज हो रहा है। उसमें से आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक, हर स्टेट में, कोई स्टेट में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 अलग अलग ग्रामीण बैंक आई हुई है। और वो ग्रामीण बैंक जो है उसमें 2 प्रकार की रिक्रूटमेंट हर साल डिक्लेयर होती है, एक असिस्टेंट लेवल की और एक ऑफिसर लेवल की। तो दोस्तों, यहां पे एक असिस्टेंट लेवल और एक ऑफिसर लेवल दोनों वैकेंसीज एक साथ डिक्लेयर हुई है। उसमें किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो है उसको आप ध्यान से समझिए और सुनिएगा, आपके सारे डाउट और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के रहेगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि अब ये जो वैकेंसीज है उसमें आगे का क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, पहली चीज अगर बात किया जाए कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कि ये जो ग्रामीण बैंकों की अभी जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है उसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो कि टोटल पोस्ट दोस्तों 10,300 के आसपास है। और ये भी अभी भी इसको आगे जाके जब तक फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस चलता है तब तक ये वैकेंसीज बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ बैंकें ऐसी है, अगर आप इसकी आरआरबी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे हमने लिंक किया हुआ है, आप एक बार उसकी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट में जाके देखोगे तो वहां पे आपको लास्ट में बहुत सारी बैंकें ऐसी दिखेगी जिसमें एनआर लिखा होगा वैकेंसी में। एनआर मतलब नॉट रजिस्टर्ड, मतलब उन लोगों ने, उन बैंकों ने अभी तक वैकेंसी रजिस्टर नहीं किया है। और आईबीपीएस जो है वो रिजल्ट के फाइनल डे के प्रीवियस डे तक, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसका प्रीवियस डे तक वैकेंसीज जो है वो अपडेट करने की परमिशन होती है बैंकों को। तो हो सकता है इसमें वैकेंसीज आगे जाके और अपडेट हो सकती है। दोस्तों, इसमें सेगमेंट वाइज कि इसमें जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। असिस्टेंट लेवल मतलब क्लरिकल लेवल, असिस्टेंट लेवल मतलब क्लर्क, तो क्लर्क की पोस्ट लगभग 5,500 से भी ज्यादा है। उसके बाद ऑफिसर लेवल की पोस्ट 3,500 के आसपास है। और दूसरे और 2 सेगमेंट आते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और एक स्केल 2 ऑफिसर और स्केल 3 ऑफिसर। तो ये जो दोनों पोस्ट है उसके लिए भी अच्छी सी वैकेंसी है। तो टोटल मिला के पूरे इंडिया में हर स्टेट में वैकेंसी है, लेकिन पूरे इंडिया में 10,000 से ऊपर वैकेंसी है। दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है। कभी कभी गवर्नमेंट जॉब की हम प्रिपरेशन करते होते, लेकिन 200-500 वैकेंसीज आती रहती है।
जबकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो बैंकिंग फील्ड में एग्जाम दे सकते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की, भले एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे पाओ, लेकिन एफवाई, एसवाई और टीवाई से बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद और 2 साल नहीं बिगड़े। क्योंकि हम किसी भी कैरियर में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं कैरियर के लिए, तो हमारा पहले से प्रिपरेशन अगर अच्छी तरह से होगा तो ग्रेजुएशन के बाद टाइम और नहीं बिगड़ेगा। और ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट करते, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कहीं किसी को लेट हो गया, किसी को जल्दी है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। दोस्तों, ये वैकेंसी की बात की हमने, आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वैकेंसी के लिए वो क्या है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ये जो पोस्ट है उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको करना है, वो तो आप एफएसवाई टीवाई से स्टार्ट कर सकते हो। आप आराम से 1-2 साल तैयारी करिए, आराम से आपकी कोई ना कोई बैंकिंग एग्जाम्स अच्छी प्रिपरेशन के साथ निकल जाती है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक असिस्टेंट की पोस्ट है और ऑफिसर की पोस्ट है। तो ये जो असिस्टेंट और ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए, तो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए, या टीवाई स्टूडेंट, या तो फाइनल ईयर स्टूडेंट। अब देखिए, टीवाई मतलब कौन से और फाइनल ईयर मतलब कौन से, तो जिन स्टूडेंटों ने अभी रिसेंटली मार्च, अप्रैल, मई उसमें अगर फाइनल ईयर की एग्जाम दे दी हो, ठीक है, फाइनल ईयर अपीयर कर दिया हो, वो स्टूडेंट को यहां फाइनल ईयर का स्टूडेंट गिना जाता है। उन स्टूडेंटों को फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं गिना जाएगा जो अभी फाइनल ईयर में आए हो, या तो थर्ड ईयर में टीवाई में आए हो, उसकी बात नहीं कर रहे। ये उन स्टूडेंटों की बात कर रहे जिन लोगों ने अभी मार्च, अप्रैल, मई में फाइनल ईयर की एग्जाम अपीयर की हो, तो वो लोग भर पाएंगे। और दूसरा देखिए, एक और पोस्ट होती मैंने जो बताई, स्केल 2 और स्केल 3। ज्यादातर लोग जो है वो इसी दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसने किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है। स्पेशलाइजेशन उसके कौन कौन से हो सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। या तो किसी ना किसी बैंक में एक्सपीरियंस, ये 2 पोस्ट के लिए हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये 2 पोस्ट सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, या तो जो स्टूडेंट टीवाई या फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके उन स्टूडेंटों के लिए। लेकिन ये 2 पोस्ट जो है वो स्पेशलाइजेशन या तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। तो ये स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं हो तो टेंशन नहीं लेने का, हमें ये दोनों एग्जाम के बारे में सोचने का है। एक असिस्टेंट की पोस्ट और एक दूसरी स्केल 1 ऑफिसर। किसी में बैंक में पीओ बोला जाता है, किसी बैंक में स्केल 1 ऑफिसर बोला जाता है। दोनों नाम अलग अलग है, पोस्ट एक ही लेवल की है। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो दोस्तों एक चीज यहां पे नोट किया हमने कि खास जिन स्टूडेंटों ने अभी अभी एग्जाम दिया है इस साल का ग्रेजुएशन का, मास्टर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मास्टर का कोई यहां पे ये दोनों पोस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ओनली ग्रेजुएशन। जिन स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है उसका एक गाइडलाइंस ये है, नोटिफिकेशन है आरआरबी की, कि उनका जो रिजल्ट है वो 27 जून 2024 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मतलब इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग अभी अभी एग्जाम दिए हुए, रिजल्ट अभी बाकी है, तो वो लोग 27 जून तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तब तक फॉर्म भरने की वेट करें, ठीक है। लास्ट डे पे भी आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा दोस्तों, यहां पे एक और सवाल होता है कि यहां पे फाइनल ईयर ग्रेजुएट या तो टीवाई में कोई परसेंटेज चाहिए क्या। तो दोस्तों, असिस्टेंट और ऑफिसर की पोस्ट के लिए ओनली क्या चाहिए, ओनली पासिंग चाहिए। क्या चाहिए, ओनली पासिंग, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट। लेकिन यहां जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वहां पे कहीं ना कहीं 50% या तो एक्सपीरियंस, ठीक है, या तो मास्टर, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें सारे ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ये 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पे खास चीज, हम असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 में से कोई भी एक भरना, ऐसा नहीं, दोनों भर सकते हैं। दोनों की एग्जाम अलग अलग आएगी और दोनों में सिलेक्ट हुए तो किसमें जाना, किसकी चॉइस, स्टूडेंट की चॉइस है। इसलिए और ये जो है उसमें वही लोग भर पाएंगे जो क्राइटेरिया में मैच होते हो। इसलिए खास यहां पे नोट ये ध्यान देने का, आगे जाके और क्लैरिफिकेशन करूंगा। तो दोस्तों, ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
अब मैंने जो बोला था स्केल 2 ऑफिसर, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसलिए आपको जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 जो है वो सारे लोग फॉर्म भर पाएंगे। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें कौन, तो कि उसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, किसी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर में उसकी डिग्री ली होती है, किसी ने मार्केटिंग क्या होता है, बीबीए बीकॉम में मार्केटिंग नहीं, मास्टर एमबीए मार्केटिंग, लॉ ऑफिसर किसी ने एलएलबी किया है, कोई सीए के स्टूडेंट है, कोई ऑफिसर मैनेजर लेवल की, आईटी मैनेजर लेवल की पोस्ट है, और कोई स्केल 3 लेवल की, सीनियर मैनेजर लेवल की। यहां पे खास चीजें, ये कोई स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ओनली कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट को असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 भरने का है। यहां पे 50% क्राइटेरिया भी होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट में देखना पड़ेगा, यहां पे एक्सपीरियंस भी मांगा होगा, तो ये हमें ज्यादातर स्टूडेंटों को ये फॉर्म जो एलिजिबल नहीं है उसको भरना नहीं है। दूसरा नोट में आगे ध्यान देखा जाएगा, यहां पे भी ये है कि किसी ने मास्टर अभी अभी कंप्लीट किया है तो उसका रिजल्ट 27 जून तक उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही वो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट दिन पे भी फॉर्म अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया ओनली फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। दूसरा एक और खास चीज दोस्तों कि असिस्टेंट का फॉर्म सब लोग भर सकते हैं, ऑफिसर स्केल 1 भी सब लोग भर सकते हैं, लेकिन ये खास ध्यान देने का, कोई एमबीए का स्टूडेंट है समझो कि जिसने मास्टर किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, और उसने स्केल 1 ऑफिसर में भर दिया है फॉर्म, तो वो स्पेशलाइजेशन में नहीं भर, ऑफिसर में किसी एक में ही भर पाएंगे, या तो स्केल 1 में भरे या तो स्केल 2 या 3 में भरे, ठीक है। असिस्टेंट का अलग से भरने का है, और स्केल 1 जो भर रहे हैं तो वो स्केल 2 3 में नहीं भर पाएंगे, या तो किसी को स्केल 2 3 में भरना है तो स्केल 1 में नहीं भर पाएंगे। इसलिए ऑफिसर में ऑप्शन है कि कोई भी एक ही पोस्ट के लिए भर सकते, असिस्टेंट में भर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्राइटेरिया खास दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने का मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस आप अगर पूरा सुन लोगे तो आपको और डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से स्टूडेंट मतलब जो एज क्राइटेरिया में रहते हैं। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये जो क्लेरिकल की पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। और उसके लिए डेट जो है आपको यहां पे एडवर्टाइजमेंट में जाना है, वहां पे दिया होता है कि आपका बोर्न कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख के बीच में हुआ होना चाहिए। वो देखने नहीं जाओगे तो भी आप काउंट कर सकते हो, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 28। और जो ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट है, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, उसके लिए 18 मिनिमम है, 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये मैं जो बोल रहा हूं वो जनरल कैटेगरी या तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके लिए है, खास ध्यान देने का, जनरल और ईडब्ल्यूएस। आगे और आएगा कि कैटेगरी वाइज क्या उसको एज बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है आपका एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28, और ऑफिसर के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। दूसरा दोस्तों और बात किया जाए कि और जो स्केल 2 और 3 जो मैंने अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात की कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए 21 और 32 ये मिनिमम एज है और ये मैक्सिमम एज है। और ये जो सीनियर मतलब मैनेजर स्केल 3 है उसके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। तो ये जनरली वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो उसके एजुकेशनल क्राइटेरिया में एलिजिबल हो। तो ये दोस्तों एज लिमिट थी। अब मिनिमम 18 बोला है तो 18 कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 बोला है या तो 28 बोला है तो वहां पे वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब रनिंग होना चाहिए। ये खास चीजों को ध्यान में दिया जाए। दोस्तों ये बात कर दी हमने कौन सी कि एज लिमिट क्या है इस क्राइटेरिया में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा क्राइटेरिया मिस हो जाता है तो फॉर्म भरते नहीं है, पता नहीं होता है, तो ये चीजों को ध्यान से देखा जाए। प्लस बहुत सारे अभी ग्रेजुएट, अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल मई में बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं, लेकिन फिर 2-3 महीने 4 महीने तक 5 महीने तक कोई ना कोई प्राइवेट जॉब 5-10 हजार 15 हजार की ढूंढते रहते हैं, और उसी जॉब के लिए 2-2 साल 3-3 साल निकाल देते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि बैंकिंग की जॉब के लिए हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तब उनके पास टाइम नहीं होता है।
तो बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट को मेरा मैसेज है, चाहे वो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, साइंस या कोई अदर फील्ड में, जहां जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो ये सारी बैंकिंग जॉब के लिए बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके अच्छी जॉब के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें कि एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन क्या है, तो एसटी, एससी, ओबीसी उन स्टूडेंटों को अलग अलग एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन है, ठीक है। कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको भी यहां पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वो आप एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, उसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको खास चीज ध्यान देने का अभी मैं जो समझा रहा हूं, फिर भी एक बार बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाके हमने एक पूरी एडवर्टाइजमेंट जो है उसको वहां पे लिंक किया है और उसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करने का है। दोस्तों आगे बात करें, ये था एज लिमिट की बात है। अब बात करते हैं आगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो है वो 7 जून से लेके 27 जून तक है, मतलब ये जो है उस दौरान हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अभी चालू है, हम अच्छी तरह से पूरा एक बार एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसी के बारे में समझ ले, उसके बाद हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग राह देखते रहते हैं, लेकिन ऐसी जॉब में मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म भरे, उसको बेनिफिट मिले, इसलिए ये हमारा एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस जॉब के बारे में अवेयरनेस मिले। दूसरा दोस्तों, एप्लीकेशन फीस जो होती है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 850 है और दूसरे जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एसटी, एससी, उनके लिए भी फीस है, लेकिन वो फीस आप यहां पे नहीं देखोगे तो भी चलेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से ऑनलाइन फीस आ जाएगी और फॉर्म भरने में ऑनलाइन फीस जो है वो ऑनलाइन ही पे करने का है। ये कहीं पे भी हार्ड कॉपी फॉर्म भरने की सबमिट करनी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की लैक की वजह से वो लोग अपना करियर कहीं ना कहीं 1-2 साल तक कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से या तो अवेयरनेस की वजह से वहां पे ये रुक जाते हैं। दोस्तों यहां पे खास एक मैंने क्लियर लिखा है, देखिए मैंने अभी आपको बोला था कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, मतलब क्लर्क। तो ये क्लर्क के लिए हमने फॉर्म भरा, एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द ऑफिसर, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट बोला था कि ऑफिसर में 3 प्रकार के स्केल है, स्केल 1, 2, 3, लेकिन ज्यादातर लोग स्केल 1 में एलिजिबल होंगे। तो जो स्टूडेंट स्केल 1 में फॉर्म भर रहे तो वो 2 और 3 में नहीं भर पाएंगे। एक ही ऑफिसर में से कोई भी एक, मतलब टोटल 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक असिस्टेंट और 3 में से कोई भी एक, लेकिन उसमें भी स्केल 2, 3 तो एलिजिबल होते हो आप उसके क्राइटेरिया में तो ही भर सकते हैं। चलिए, तो वो ऑलरेडी यहां पे क्राइटेरिया दिया गया है और मैंने आपको पहले से मेंशन कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बैंकिंग की जो आरआरबी की वैकेंसीज आई है उसमें सैलरी क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है पोस्ट के लिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सैलरी जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यहां पे हो सकता है किसी स्टूडेंट को 6 महीने प्रिपरेशन का टाइम जाए, 1 साल का प्रिपरेशन का टाइम जाए, हो सकता है किसी को 1.5 साल का प्रिपरेशन का टाइम जाए। लेकिन दोस्तों ये जो एग्जाम है उसके लिए 1.5 साल अभी से चाहिए नहीं, लेकिन कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट 3-4 महीने में निकाल देते हैं, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल में। लेकिन सबसे बड़ी बात, सैलरी स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो प्राइवेट में हम जब ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं 10-15 हज़ार की जॉब पे, 20 हज़ार की जॉब पे कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं और फिर अपना कैरियर जो होता है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में सेट हो जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात कि असिस्टेंट लेवल की जो सैलरी है वो 36 से लेके 41,000 तक की रेंज है। ये रेंज इसलिए है कि आपका कौन से सिटी में आप पोस्टिंग ले रहे हो उसके हिसाब से वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट होता है, और ये ऑन हैंड आपका पहले दिन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जिस दिन आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, रिजल्ट आया, बैंक ने आपको बुलाया, उस दिन से पहले ही दिन से आपकी ये सैलरी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम के बाद और इतनी सारी वैकेंसी में एग्जाम देना तो क्वालिफाई का चांसेस ज्यादा बनता है। तो इस जॉब के लिए हमारे लिए सैलरी भी असिस्टेंट की अच्छी है। दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी जो है रेंज आप देखिए 54 से लेके 62,000 तक, ये बहुत बड़ी रेंज है और बहुत अच्छी सैलरी है। तो हमें कहीं पे भी ये पोस्ट के ऊपर हमारी सैलरी जो एक हेल्दी सैलरी हम सोचते होते हैं माइंड में, वो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ऑलमोस्ट ये रेंज होती है।
तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद कहीं 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर 15,000 से लेके 20,000 से पहुंचने से बेटर यहां पे अच्छी जॉब के लिए आप तैयारी करके और अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी सैलरी है ये, अभी की ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट सैलरी है। एग्जैक्ट कोई भी सिटी और ब्रांच के हिसाब से जो है वो सिटी के हिसाब से आपको वेरी करेगा। तो आप एक बार कहीं पे भी पूछोगे तो भी आपको ऑलमोस्ट नंबर सैलरी के यहां पे इसके आसपास मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसीज है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी बात कि ये एग्जाम जो है वो किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस में आता है, प्लस स्टूडेंट को कौन कौन सी एग्जाम देनी है, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है और उसके बाद क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों कोई भी बैंकिंग की एग्जाम आती है, ज्यादातर ये तो आरआरबी की एग्जाम है, इसके बाद अभी आईबीपीएस की एग्जाम आएगी, उसमें भी कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसबीआई की भी आएगी, उसमें भी कोई ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहां पे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो लगभग इंडिया के अंदर जितनी भी बैंकिंग की एग्जाम आती है, सब में लगभग सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग है, बाकी सब्जेक्ट कॉमन है। और 2 टाइप का स्ट्रक्चर है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। तो प्रीलिम्स का सिलेबस किस तरह से और मेंस का सिलेबस किस तरह से, वो पूरा जो क्राइटेरिया है वो आपको यहां पे मैं शो कर रहा हूं, खास ध्यान दीजिए। दोस्तों एग्जाम कब आएगी, अंदाजित जो एग्जाम का जो टाइम पीरियड है वो अगस्त 2024 में, मतलब अभी जून चल रहा है, आज से 2 से 2.5 महीने बाद आपकी प्रीलिम की एग्जाम आएगी। दोस्तों कोई स्टूडेंट डर नहीं जाए कि अभी तो फॉर्म चल रहे, 2 महीने बाद एग्जाम आएगी तो हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरा एक क्लियर मैसेज है कि आप कोई भी स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो किसी एग्जाम की राह मत देखिए, किसी फॉर्म की राह मत देखिए। आपकी वैकेंसीज जो है, बैंकिंग का एक कैलेंडर फिक्स है, हर साल वैकेंसीज आती ही है, आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2.5 महीने में भी अच्छी तरह से एग्जाम प्रीलिम तक पहुंच सकते हैं, सिलेबस अच्छी तरह से कर रहे हैं। बैंकिंग एकेडमी की हर ब्रांच में कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अभी पहली बार आज पता चले, तो आप इसका चिंतन मत करिए कि मेरा तो 2 महीने में कैसे सिलेबस खत्म होगा। दोस्तों 2 महीने बाद नहीं, वापस 4 महीने में और एग्जाम आएगी आईबीपीएस की, 6 महीने में और एग्जाम आएगी एसबीआई की। तो हमें बैंकिंग सेक्टर के लिए रेडी होना हो तो एग्जाम और फॉर्म की राह मत देखिए, आपका आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो दोस्तों अगस्त में एग्जाम आएगी और यहां पे प्रीलिम एग्जाम में सिलेबस क्या है, देखिए यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैथ्स कहीं ना कहीं 10वीं तक पढ़े होते हैं, कोई 12वीं तक पढ़े। तो यहां पे दोस्तों कौन सा मैथ्स आएगा, बेसिक मैथ, 10वीं तक का बेसिक मैथ्स हमारे एग्जाम में आएगा। तो कोई भी 10वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो है वो भी अच्छी तरह से इसको समझ सकता है। तो जो लोग ग्रेजुएट है वो तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग, एक लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, लॉजिक के ऊपर उसके क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में कुछ ना कुछ लॉजिक दिया होता है, तो कोई भी 12th के बाद का स्टूडेंट भी इसका आईक्यू उतना होता है कि वो लोग ये लॉजिक को समझ पाए। तो ये 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट 40-40 मार्क, प्रीलिम का पेपर 80 मार्क्स का। और यहां पे जो टाइम है एग्जाम में वो 45 मिनट का टाइम मिलेगा और ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। आप जिस सिटी में से फॉर्म भरोगे उसके नजदीक का कोई बड़ा सिटी होगा, जैसे सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, राजकोट हो और जूनागढ़ हो, जामनगर हो, कहीं ना कहीं बड़े सिटी में, आपकी सिटी में ज्यादातर एग्जाम्स रहती हैं, तो आप अच्छी तरह से वहां पे ही एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं, देखिए यहां दोनों अभी तक आरआरबी ने जब भी एग्जाम लिए अगले सालों में, तो यहां पे 2 सब्जेक्ट के लिए कंपोजिट टाइम दिया है, मतलब दोनों के लिए कॉमन टाइम दिया है 45 मिनट। कि आप यहां पे ये है कि 45 मिनट का जो टाइम है वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो कि मुझे इसमें कितना देना है। कोई स्टूडेंट अच्छे होते हैं, रीजनिंग में अच्छा कर लेते, 15-17 मिनट में रीजनिंग खत्म कर देते, तो बाकी का टाइम मैथ्स में देते होते। तो यहां पे ये कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक नोट लिखा है एडवर्टाइजमेंट में, आरआरबी की आईबीपीएस ने एक नोट लिखा है कि आईबीपीएस को राइट्स है कि आगे जाके एग्जाम में सेपरेट सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग अलॉट कर सकते हैं। ऐसी नोटिस पहली बार रखी हुई है यहां पे, ठीक है। तो आरआरबी में चांसेस ये भी हो सकता है एग्जाम में कि इंडिविजुअल टाइम दिया जाए। अब कितना दिया जाएगा वो अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमें अभी दोनों प्रकार की प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि 45 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल टाइमिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों,
80 मार्क का जो पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ अप्लाई होता है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। लेकिन दूसरे दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग मार्क है वो हमें टारगेट करना ही नहीं है। हमें टारगेट क्या करना है, हमें टोटल कट ऑफ। दोस्तों अगर 80 मार्क का पेपर है, ठीक है, तो हमें यहां पे जो कट ऑफ है वो हर साल अलग अलग कट ऑफ्स आते हैं। वो पेपर के लेवल कैसे हैं, पेपर में कुछ लेवल के पेपर के क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ये कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी हम हमारे जो स्टूडेंट बैंकिंग एकेडमी की जो सूरत में ब्रांचेस है, ठीक है, उधना, सोशियो सर्कल, कतारगाम, वराछा, वहां पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको हम एग्जाम टाइम पे उनके कट ऑफ प्रॉपरली डिस्कस करके उस तरह के पेपर प्रैक्टिस करवा के उनको एग्जाम के लिए हम तैयार करते हैं। तो वो स्टूडेंट को ऑलरेडी कट ऑफ वहां पे हम डिस्कस करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे हम आज वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते। तो यहां पे मैंने ये बता दिया कि 80 मार्क का आपका प्रीलिम का एग्जाम है। दोस्तों आगे बात करेंगे मेंस एग्जाम। ये दोनों के लिए सेम है, असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर के लिए प्रीलिम का स्ट्रक्चर भी सेम है और मेंस का भी स्ट्रक्चर सेम है। दोनों के लिए ओनली फर्क है लेवल। असिस्टेंट की एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी हो सकता है, ऑफिसर की एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई, चाहे वो अरबी असिस्टेंट की एग्जाम हो या ऑफिसर हो। सिलेबस का पैटर्न जो है, सब्जेक्ट के मार्क्स सब कुछ ऑलमोस्ट सेम के बराबर है। देखिए यहां पे मेंस में जो प्रीलिम में 2 सब्जेक्ट आए थे वो वापस आएंगे, रिपीट होंगे और थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट का, और 3 सब्जेक्ट नए आएंगे। एक जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, लास्ट 3-4 महीने में जो भी इंपोर्टेंट न्यूज आए होते बैंकिंग रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो आजू बाजू में जो भी वर्तमान घटनाएं बन रही उसके बारे में, जीके नहीं, करंट अफेयर्स। उसके बाद यहां 2 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। आरआरबी एक ऑप्शन ये देता है कि आपको सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो हिंदी में अटेम्प्ट करना है, तो अभी आप हिंदी सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। हिंदी पढ़ने नहीं जाना है, ग्रामर पढ़ने नहीं जाना है। हम जो अभी हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली हिंदी का जो लैंग्वेज है उसके तरह यहां पे इंग्लिश जो है, पैराग्राफ इंग्लिश में दिया होता है तो वैसा हिंदी में दिया होगा। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी राय स्टूडेंटों को ये होती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके एसबीआई, आईबीपीएस ये सब जो एग्जाम है उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए ज्यादातर हमें एग्जाम जो है वो अच्छी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार करके देनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो 2 लैंग्वेज में आएगी, इंग्लिश में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी। मतलब क्या कि आपका प्रीलिम हो या मेंस हो, रीजनिंग का सब्जेक्ट जो है उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया होगा और हिंदी में भी दिया हो। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपको इंग्लिश में कम समझ में आया, आप नीचे हिंदी में पढ़ सकते हो। इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है आईबीपीएस की ओर से कि आप अपने दूसरा स्टेट की लैंग्वेज में भी ये एग्जाम होती है, लेकिन उसको देने में कोई फायदा नहीं है ज्यादातर, क्योंकि आपको आगे जाके अगर बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है तो एक एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सारी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छी तरह से आगे जाके बेनिफिट करेगा। तो ये मेंस एग्जाम है, 200 मार्क का पेपर है और यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स। हो सकता है यहाँ पे भी आरआरबी, आईबीपीएस जो है वो हो सकता है इसको सेपरेटली टाइम वाइज एग्जाम के टाइम पे आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे। एग्जाम टाइम पे आपको कुछ भी अपडेट आई तो वो बताएंगे, लेकिन अभी हमें इस हिसाब से चलना है। और मेंस एग्जाम जो है वो कब आएगा, सितंबर अक्टूबर 2024। तो मेंस एग्जाम के लिए तो पूरा अच्छी तरह से टाइम है। और असिस्टेंट और ऑफिसर की मेंस दोनों अलग अलग दिन पे होगी और प्रीलिम भी अलग होगी, मेंस भी अलग दिन पे होगी। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये दोनों फॉर्म भरूंगा तो दोनों एग्जाम साथ में आई, तो कभी नहीं आती है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करता है आईबीपीएस और वो उसी हिसाब से एग्जाम कंडक्ट और डेट्स डिसाइड करता है। तो ये दोस्तों हो गया मेंस एग्जाम का शेड्यूल। मेंस का कट ऑफ भी मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि कट ऑफ जो है 200 में से कितना आता है, लास्ट 3-4 सालों का कितना कट ऑफ आया, कैसा पेपर आएगा तो कितना कट ऑफ आएगा, वो हम रेगुलरली हमारे जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अदर सिटीज से है, गांव से है, कहीं से भी है। तो यहां सूरत में बहुत सारे स्टूडेंट अदर सिटीज से आके, आजू बाजू के गांव से आके यहां स्टे कर रहे हैं और बैंकिंग एकेडमी में प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं वो भी एकेडमी में एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेंस एग्जाम। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो दोस्तों ये सिलेबस सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली जो स्टूडेंट मास्टर कर चुके हैं और इसको स्केल 2 स्केल 3 में भरना है उन्हीं के लिए। तो वहां पे भी रीजनिंग है, मैथ्स है, करंट की जगह पे फिनेंशियल है और इंग्लिश हिंदी है,
कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी ये है, और स्पेशलिस्ट में भी एक और चीज है कि वहां पे भी कट ऑफ तो सेक्शनल आएगा, लेकिन स्पेशलिस्ट में एक स्केल 2 है, एक स्केल 3 है, और एक और प्रकार का है जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो उसका भी सिलेबस अभी आएगा, लेकिन ये सिलेबस सबके लिए नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी क्राइटेरिया बता देता हूं, जो स्टूडेंट ऐसे उनको भी कहीं और जगह पे नहीं जाना पड़े, सोचना नहीं पड़े। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या होता है दोस्तों, तो यहां पे रीजनिंग, मैथ्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, लेकिन जो फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, चाहे फाइनेंस में किया हो, मार्केटिंग में किया हो, ठीक है, या तो, लेकिन मार्केटिंग फाइनेंस मतलब मैंने क्या बोला, बैचलर में नहीं, मास्टर की बात कर रहा हूं। और कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे एग्रीकल्चर से है, लॉ से है, ठीक है, ये आईटी से है, मतलब तो उनके लिए एक और सब्जेक्ट आएगा 40 मार्क का, उनका क्वेश्चन तो 240 हो जाएंगे और मार्क्स 200 है। कंपोजिट टाइम 2.5 आवर्स का, 2 आवर्स 30 मिनट। क्लियर है? तो ये स्पेशलिस्ट का सिलेबस था दोस्तों, यहाँ पे भी। और खास ध्यान देने का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो एग्जाम आती है वहां पे प्रीलिम्स नहीं आएगा, ओनली मेंस आएगा स्पेशलिस्ट में, ठीक है। आगे जाके जो हमने अभी आगे देखा, कौन सा, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2-3, इसमें भी प्रीलिम्स नहीं आएगा, डायरेक्ट ओनली मेंस आएगा। इसलिए यहाँ एक ही एग्जाम है। जो हमने पहले देखा था असिस्टेंट और ऑफिसर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग एलिजिबल है, उसमें प्रीलिम्स भी आएगा और मेंस भी आएगा। इसलिए खास ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्लियरली, कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सिलेबस हमने देख लिया एक बार, अभी हमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों जनरली आईबीपीएस की खुद की भी वेबसाइट है, वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंटों को अगर कहीं ना कहीं सर्च करने में प्रॉब्लम आए तो बैंकिंग एकेडमी की खुद की वेबसाइट है। तो बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नीचे एक लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई ऑनलाइन के लिए ऑप्शन दिखेगा। वहां पे जितनी भी वैकेंसीज आती है, बैंकिंग सेक्टर की आती है, चाहे एसबीआई की आए, आईबीपीएस की आए, आरआरबी की आए, गुजरात गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसीज आए, जीपीएससी की, पीएसआई की, तलाटी, बिन सचिवालय या कोई भी हो, जूनियर क्लर्क हो, ये जितनी भी एग्जाम है उसकी भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम आए, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो ये जीडी, एसएससी, जीडी, तो ये जितने भी एग्जाम है उनके लिए बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। वो लिंक जो है वो डायरेक्टली आपका वहां पे जहां ओरिजिनल फॉर्म होता है वहां लिंक कर दिया होता है, तो यहां पे आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म भरना कैसे है, किस तरह से गाइडलाइंस है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट क्लियर दी है। और जो एकेडमिक के स्टूडेंट है, जो कहीं ना कहीं ब्रांच पे अभी रेगुलर पढ़ रहे, या तो आगे जाके कंटिन्यू पढ़ना चाहते, अच्छी तरह से आरआरबी की तैयारी करना चाहे, आईबीपीएस की तैयारी करना चाहे, या तो एसबीआई की तैयारी करना चाहे, तो वो कोई ना कोई नजदीक की आपकी जो ब्रांच है बैंकिंग एकेडमी की, कतारगाम, वराछा और सोशियो सर्कल उधना, वहां विजिट करिए, आप इंफॉर्मेशन लिए, आप पूरा समझिए, उसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर में करियर अच्छी तरह से अगर आपने सोचा है तो आपको 100% हमारी टीम जो है वो बहुत सपोर्ट करेगी और अच्छी तरह से आपका करियर बेस्ट बने, वैसा हमारा ऑलवेज कोशिश रहेगा। दोस्तों ये वेबसाइट पे जाके हम अच्छी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। और बैचेस जो है एकेडमी के हर मंडे कहीं ना कहीं 10-15 दिन पे कोई ना कोई ब्रांच पे नया बैच स्टार्ट होता है, और उसमें जो फैकल्टीज है वो बहुत टाइम से, सालों से पढ़ा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर। और एक सबसे बड़ी बात कि बैंकिंग सेक्टर से जो भी बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट है वो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में जाके एक अच्छे करियर बनाए। आप किसी भी ब्रांच में जाओ, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट की ब्रांच में बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट आपको दिखेंगे, आप जा सकते हो, आपको वहां से भी अच्छा रिव्यू मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आगे बात करूं कि हमारे जो स्टूडेंट है बैंकिंग सेक्टर में, जो स्पेशली ग्रामीण बैंक में जो अभी रिसेंटली एग्जाम में गई है, उसमें बहुत सारे असिस्टेंट और ऑफिसर की पोस्ट पे हमारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। और ये स्टूडेंट जो है उसका कैरियर 6 महीने में, 1 साल में, या कहीं कहीं कोई स्टूडेंट को ज्यादा टाइम लगा 1.5 साल का, लेकिन एक अच्छा कैरियर, एक पैशन की तरह कैरियर, यहाँ पे 5-5 साल, 10-10 साल नहीं लगेंगे। आप 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल अच्छी तरह से आपने प्रिपरेशन किया तो आपका कैरियर प्रॉपरली एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट के रूप में बन जाएंगे। ये हमारे सारे स्टूडेंट जो है बैंकिंग एकेडमी के ये एक सितारे हैं जो गवर्नमेंट बैंक में, ग्रामीण बैंक में कहीं ना कहीं अभी ऑफिसर और असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पोस्टेड है, आपकी नजदीक की ब्रांच में भी आपको पोस्टिंग में मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का फाइनली एक लास्ट एक
आउटपुट ये है दोस्तों कि आप अपना करियर एक बेस्ट वे में बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हो तो आप कोई भी टाइम की देर किए बिना आप, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास ही गाइडेंस लो, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। आप एक बार विजिट कीजिए, बहुत अच्छी तरह से हमारे डिपार्टमेंट जो है वो आपको गाइड करेंगे और आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये हमारे जो भी स्टूडेंट है वो बैंकिंग सेक्टर में आरआरबी में पोस्टिंग में थे। दोस्तों वैसे तो 10 साल का बहुत बड़ा लिस्ट है, सारे यहाँ लिस्ट हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो आरआरबी के लिए बैचेस है, एसबीआई के लिए बैचेस है, आईबीपीएस के लिए, आरबीआई के लिए अभी कुछ टाइम में एलआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। एलआईसी में असिस्टेंट और ऑफिसर की बहुत टाइम वैकेंसी अभी आने वाली है। तो वो स्टूडेंट जो भी इसकी भी तैयारी करना चाहे तो आप बैंकिंग एकेडमी की कोई भी ब्रांच पे विजिट करिए, आपको वहां पे पूरा प्रिपरेशन का प्लान, सब्जेक्ट, सिलेबस और प्रॉपर कंप्लीटली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया वो वैकेंसीज के बारे में दिया गया, कैसी वैकेंसी है, कौन सी है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो आप एक बार अच्छी तरह से उसको समझिए, अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद जो भी फॉर्म में कुछ डाउट हो, ठीक है, किसी को भी, तो वो जो क्राइटेरिया है वो आप इसके चैट बॉक्स में आप डालिएगा तो आपको हमारी टीम आंसर देगी। और जो बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों के लिए हम फॉर्म भरने का एक और जो एक प्रॉपर वीडियो है, कैसे फॉर्म भरने का, क्या गाइडलाइंस है, वो एक और वीडियो जो है वो तैयार करके और स्टूडेंट को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक और बार कि आपको यहाँ पे नीचे जो भी ब्रांच हमारी बैंकिंग एकेडमी की है उसकी ब्रांच जो है उसको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी मिलेंगे और आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिलेगा। सूरत, वराछा और कतारगाम ये जो हमारी ब्रांचें हैं उस ब्रांच के कांटेक्ट नंबर भी है, आप फोन करके एड्रेस डिटेल मंगा सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप अपना करियर बनाओ। अभी तो ये जून चल रहा है, इस साल में दिसंबर जनवरी तक बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसीज डिक्लेयर होने वाली है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से अपना करियर बनाइए और अच्छी तरह से आप एक जॉब लेके और अपना एक अच्छा फैमिली के लिए एक अच्छा करियर बना के और अपना नाम रोशन करो। ऐसी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आभार। मैंने आपको जो भी समझाया उसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, हमारे जो टीम है वो उसका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच, आभार, धन्यवाद।